मैं जैसे ही शादी करके अपने कमरे में आई वैसे ही थोड़ी ही देर के बाद मेरा पति अंदर एंट्री किया। मैंने उसको थोड़ी सी अपनी निगाहों से देखा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार मुझे लग रहा था। मुझे उसको देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। तभी मेरा पति ने मेरा नाम सुहानी है। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी और काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। मेरी मम्मी पापा परेशान हो गए थे मेरी खूबसूरती से। मेरी शादी करने के लिए काफ़ी वो परेशान थे। मैं काफ़ी अपना पढ़ाई भी कर चुकी थी, अपना ग्रेजुएशन कर ली थी और अपना पीएचडी भी पूरा कर चुकी थी। मुझे अपने खूबसूरती और पढ़ाई पर काफ़ी घमंड था, इसीलिए बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पड़े थे। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मेरा एक बार भी चलने नहीं दिया। मेरी शादी एक खेती करने वाले किसान से कर दिया। मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अपने मम्मी पापा के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती। हमारा समाज तो जाने नहीं देता। मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। घनश्याम एक किसान था। उसकी ज़मीन इतना था कि वह खेती करता था। घनश्याम के पापा पहले से ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उसकी केवल एक इस दुनिया में माँ ही जिंदा थी। मम्मी ने ही उसकी शादी की हुई थी। इसका एक छोटा भाई भी था। जब मैं शादी करके पहली बार अपने कमरे में गई और वहाँ पर बैठी थी तो घर तो बहुत बड़ा था और वहाँ पर पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर काफ़ी घमंड अपनी पढ़ाई और अपनी खूबसूरती का था। इसीलिए मैं अपने पति को अपने पैर की जूती समझती थी। अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी मेरा पति मेरे पास आया। जब वह मेरे पास आया तो मैं हल्की सी अपने घूंघट से उसका चेहरा देखा। वह बिल्कुल ही गंवार सा दिख रहा था। मुझे पता था कि यह गांव में किसी खेती और किसानी करता है, इस वजह से और भी मैं उसको पसंद नहीं करती। उसका चेहरा भी हल्का सा सांवला था। मुझे अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी और मैं अंदर ही अंदर घुट के गुस्सा के मारे चल रही थी। तभी मेरा पति मेरे पास बोला कि काफ़ी खूबसूरत हो। मेरा पति ने मुझे एक गिफ्ट में चैन पहनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसको धक्का हुए मैंने बोला कि मैं तुमसे कहीं बहुत नफरत करती हूँ, गंवार कहीं के, तुम मेरे करीब मत आना। मेरे मम्मी पापा को कुत्ता कटा हुआ था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की और इतनी खूबसूरत लड़की को तुम्हारे जैसे गंवार के खूंटे में बांध दिया है। मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी और वह लड़का शहर में रहता है। वह लड़का काफ़ी मुझे भी प्यार करता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुम जैसे गंवार से शादी कर दी। इतना सुनने के बाद घनश्याम बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया और बोला कि क्या तुम दूसरे लड़के से प्यार करती थी? मैंने बोला जी हाँ, मैं किसी और से प्यार करती थी और वह प्यार मैं तुमको कभी नहीं दे पाऊंगी। इतना सुनने के बाद मेरा पति कमरे से बाहर चला गया। मैं उसके दिए हुए गिफ्ट को गुस्से के मारे फेंक दिया। अपना गिफ्ट उठाते हुए कमरे से मेरा पति निकल गया। थोड़ी देर के बाद आया और बिस्तर के से चादर उठाकर जमीन पर बिछाते हुए चादर पर सो गया। मैं आराम से बिस्तर पर बेशर्मों की तरह सोई रही। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं अपने मनोज से बातें कर सकती हूँ। मेरा मनोज बहुत पढ़ा लिखा और शहर का रहने वाला था और हमारे कॉलेज का ही दोस्त था। हमारे कॉलेज में ही मैंने उससे प्यार कर बैठी थी और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था। घनश्याम मुझे पहले उठता और रोज़ सुबह अपने खेत में काम करने चला जाता। घनश्याम को वहीं मिट्टी लगाए हुए शाम को आता और उसके कपड़े को देखकर मुझे बिल्कुल ही घिन आती और मुझे उसके पसीने की बदबू आती। मुझे उससे बहुत चिढ़ होती कि ऐसे ही मेरे कमरे में क्यों आता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? कमरा तो उसका भी था। मैं डायरेक्ट मना भी तो नहीं कर सकती थी, तुम मेरे कमरे में मत आओ। मैं दिन भर बिस्तर पर आराम करती और घनश्याम की माँ दिन भर खाना बनाती। उसके घर में सभी लोग एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे, लेकिन मुझे घनश्याम के साथ खाने में काफ़ी गुस्सा आता। मैं उसके साथ खाना नहीं खा पाती थी। मैं आधी रोटी खाकर जल्दी से उठ जाती। इतना देखने के बाद घनश्याम को ऐसा महसूस हुआ कि यह हम लोगों के साथ खाना नहीं खा पा रही है, लेकिन घनश्याम अपनी माँ को कुछ बता भी तो नहीं सकता था। वह घनश्याम अपनी माँ को क्या बताता। उस दिन के बाद से मैंने नोटिस किया कि घनश्याम अब केवल आधी रोटी जल्दी से खाकर उठ जाता है और मैं अपना भरपेट भोजन करती और मैं मज़े से खाने का आनंद लेकर खाती हूँ, क्योंकि घनश्याम के घर में रोज़ एक ही खाना नहीं बनता था, रोज़ बदल बदल के खाना बनाए जाते थे। एक दिन मैं घनश्याम के हाथों में मोबाइल देखा। मोबाइल मैंने उसे छीन लिया और बोला कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है। घनश्याम ने कुछ नहीं बोला और उसने अपना मोबाइल दे दिया। बातें करने के लिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड से अपने दिल की सारी बातें बताई और वह भी मुझसे शादी करना चाहता था और मैं भी उससे शादी करना चाहती थी और मैंने उसे रो रो के सारी बात अपनी आप बीती सुनाई। घनश्याम वहीं पर सोया हुआ था। अब यह मेरी दिल का
काम हो गया, डेली का काम हो गया था। जब घनश्याम आता और नहा धो के रूम में आता तो मैं उसका मोबाइल ले लेती और उसी के सामने अपने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगती। लेकिन कल से अब मुझे कुछ नहीं बोलना। एक दिन कमरे में टावर नहीं पकड़ रहा था, इसीलिए मैं बात करने के लिए बाहर निकल गई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो उसके आसपास कोई नहीं था, सारे लोग सोए हुए थे। मैंने घनश्याम के पीछे वाले घर के दरवाजे पे चली गई और वहाँ पर खड़े होकर बातें करने लगी। वहाँ पर उसका भाई पता नहीं कब से हमारी बातें सुन रहा था और आकर मेरा मोबाइल छीन लिया और बोलने लगा, बेशरम कहीं की, शादी होते हुए भी पता नहीं तुम किस से बात करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इतना हल्ला मचाने लगा। उसका भाई भी जग के इकट्ठे हो गए सब लोग और घनश्याम भी आ गया। घनश्याम ने अपने भाई को बोला कि यह अपने करीबी दोस्त से बात करती है, यह कोई बॉयफ्रेंड से बात नहीं करती है। घनश्याम ने अपने भाई को वहीं पर झूठा बना दिया। जब मैं रूम में आई और घनश्याम पर चिल्लाने लगी और मैंने बोला कि यह तो अच्छी बात नहीं, यह तो अच्छी बात है ना, यह बात केवल तुम ही जानते थे। अब तुम्हारे परिवार लोग भी जाने अच्छी बात रहती ना, तुम्हारे घर वाले जान जाते तो तुम लोग मुझे घर से बाहर निकाल देते और मेरे मम्मी पापा को मुझसे मनोज से शादी करनी पड़ती। लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया? तुम सारा दोष अपने ऊपर क्यों ले लिए? मैं घनश्याम को खरी खोटी सुनाने लगी। घनश्याम कुछ नहीं बोला और चुपचाप सो गया। जब सुबह हुआ तो घनश्याम अपने काम पर चला गया और जब शाम को आया तो मैं फिर से उसे लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिया। तब घनश्याम ने बोला कि अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर लो, मैं तुमसे उसकी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हारा उसकी शादी करा दूंगा। तब मैंने मनोज को फ़ोन किया और मनोज भी तैयार था मुझसे शादी करने के लिए। तब मेरा पति ने बोला कि तैयारी कर लो, हम लोग कल सुबह शहर चलेंगे। घनश्याम अपनी माँ को बहाने बनाकर हमें शहर लेकर आया और मैंने उसको पता बताया। उस वक्त पता बताते हुए पर्दे और मैंने मनोज के घर घनश्याम को लेकर आई। घनश्याम ने मुझे मनोज के घर छोड़ा और मैंने बोला कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तब मुझे घनश्याम ने बोला कि 3-4 दिन के अंदर ही तलाक के कागजात बताए हुए पते पर मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत लेना। मैं मनोज के घर अंदर गई, लेकिन मनोज ने मुझसे पहले ही बताया था कि मैंने अपने मम्मी पापा और घर वालों को बुला लिया है। मेरे घर वाले कल तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, कल तुम आ जाना समय पे। सारे घर वाले मेरे मिलेंगे और वहीं पर हम लोग बातें करके शादी भी कर लेंगे। मैंने मनोज के घर में एंट्री की तो वहाँ पर कोई नहीं था, मकान बिल्कुल खाली था। तब मैंने मनोज से बोला कि मनोज, यहाँ पर कोई नहीं है, तुमने तो बोला था कि मेरे घर वाले यहाँ पर आ जाएंगे, बट यहाँ पर तो कोई नहीं है। तब मनोज बोला कि अरे सब लोग आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, चलो बैठो। मैं वहाँ पर बैठी। तब मनोज मेरा एक बहुत अच्छा सा पिक लिया और किसी को भेज रहा था। मैंने मनोज से बोला कि तुम किसको भेज रहे हो? तब मनोज ने बोला कि तुम्हारे देवर को भेज रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम मेरे देवर को क्यों भेज रहे हो? तब मनोज बोला हंसते हुए कि अरे कुछ नहीं, और मनोज ने अपना मोबाइल वहीं पर रखकर अंदर वाले कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर के बाद मनोज के मोबाइल पर मैसेज आया कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी है, लाजवाब है, मैं इसकी कीमत तुम्हें 5 लाख दूंगा। मैसेज आया तो मैं मनोज का मोबाइल उठाया और मैसेज पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद तो मेरे पाँव तले ज़मीन ही खिसक गए। मैं सच में सोच में पड़ गई कि मनोज मेरे साथ इतना गंदा खेल खेल रहा था और मुझे पता नहीं था। मैं इसके प्यार में पागल हुई थी। मनोज बाथरूम में गया हुआ था। मैंने मनोज को आवाज़ लगाई कि तुम कहाँ हो? मनोज ने बोला कि अभी थोड़ी देर बैठो, मैं आ रहा हूँ, बाथरूम में हूँ। तब तक मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मेरे दिमाग की बत्ती जली। बाथरूम में ही मनोज को बंद किया और वहाँ से भाग गई। मैं जब घर आई तो घनश्याम ने मुझे देखा तो बोला कि अरे क्या हुआ? मैंने बोला था ना कि तुम्हें तलाक के कागजात तुम्हारे बताए हुए पते पर चले जाएंगे, लेकिन तुम घर पर क्यों आ गई? तुम्हें विश्वास नहीं था क्या मेरे ऊपर? अब क्या परेशानी है? तुम चली जाओ यहाँ से। हमारी शादी को तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके थे। तब मैं घनश्याम को हाथ पकड़ के कमरे में लाई और घनश्याम के गले लग के रोने लगी और अपना आप बीती सुनाई। घनश्याम कुछ नहीं बोला और बोला कि ठीक है, आराम करो। मैं घनश्याम से बिल्कुल ही माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन घनश्याम मुझसे बातें नहीं कर रहा था। घनश्याम थोड़ी देर बाद कुछ कागजात लेकर आया और मेरे कमरे में रख दिया। बोला कि इस पर तुम अपना सिग्नेचर कर देना। मैं घनश्याम के पैर पकड़ के बोलने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की हूँ और बहुत बदतमीजी की हूँ और बहुत गलतियाँ किया है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि वह मेरा प्यार नहीं था, वह मेरा केवल इस्तेमाल कर रहा था। मैं जिसे अपना प्यार समझती थी, इसीलिए शायद मेरे मम्मी पापा ने भी इसकी असलियत जान के मेरी शादी नहीं की थी। लेकिन घनश्याम मेरी बात नहीं सुना और फिर से अपने काम पर चला गया। जब रात हुआ तो मैं घनश्याम का इंतज़ार कर रही थी। जब रात में
और घनश्याम आया तो मैं घनश्याम के पैर पकड़ के रोने लगी और बोली कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए। तब घनश्याम ने बोला कि तुम सबसे पहले तो एक काम करो कि यह पेपर पढ़ लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूँ। तब मैं पेपर उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गए। मेरे पास शब्द भी नहीं थे कि उस पेपर में घनश्याम ने कुछ ज़मीन मेरे नाम अपना कर दिया था और बोला कि मैं कल शहर जाऊंगा और 4 से 5 दिन के बाद आऊंगा। लेकिन मैं घनश्याम से अब प्यार करने लगी थी और घनश्याम के गले लग गई और रोने लगी। लेकिन घनश्याम नीचे बिस्तर बिछाया और सोने चला गया। तब मैं घनश्याम को ऊपर बिस्तर पर सुलाया और घनश्याम से बोला कि आज तुम्हारा मेरे ऊपर पूरा अधिकार है और तुम्हें जो मर्जी हुआ तुम कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घनश्याम तो मुझे हाथ भी नहीं लगा रहा था, लेकिन मैं घनश्याम के बहुत सारा प्यार किया और उसके प्यार में तड़प रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह हमारी आखिरी रात थी। रात भर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। जब सुबह हुआ तो घनश्याम उठा और मेरी तरफ देखा और ऐसा महसूस हो रहा था कि घनश्याम फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा। मैंने घनश्याम को बोला कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन घनश्याम ने बोला कि नहीं, मुझे जाना है, जाने की ज़रूरत है और मुझे जाना ही पड़ेगा। घनश्याम का हाथ में जब पकड़ी तो घनश्याम धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने आँखों में आंसू भर के और हमें जताने नहीं दिया। उसकी आंखों में बहुत सारे दर्द और बहुत सारे आंख से आंसू भरे हुए थे, जो कि अपने अंदर घूट के पी रहा था और वह चला गया। शहर जाने के तकरीबन 8 दिन के बाद उसके दोस्त ने उसका मृत शरीर घर पर एम्बुलेंस से लेकर आया। इतना देखने के बाद तो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गए। मैंने बोला कि यह क्या हुआ? घनश्याम अब इस दुनिया में से जा चुका था। अब मैं घनश्याम के प्यार में पागल हो चुकी थी, लेकिन घनश्याम दोबारा मुझसे बातें नहीं किया। दरअसल घनश्याम को कैंसर हो चुका था और घनश्याम का लास्ट स्टेज वहीं चल रहा था। जब घनश्याम का क्रियाक्रम हो गया तब घनश्याम की माँ ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया और बोला कि यह तुम्हें घनश्याम देने के लिए बोला था। घनश्याम जब शहर जा रहा था तो मुझे एक लिफाफा देकर गया था और बोला था कि मैं जब शहर से आऊँ तो यह चिट्ठी तुम्हें दे दिया जाए, न आऊँ तो भी यह चिट्ठी दे दिया जाए। मैं दौड़ के उस लिफाफे को अंदर लेकर गई, लेकिन मुझे फिर याद आया कि घनश्याम तो पढ़ा नहीं था, तो घनश्याम लिख कैसे सकता है। मैं फिर से उस लिफाफे को रखी और कमरे से बाहर आकर अपनी सास से सवाल करने लगी, क्यों माँ जी, घनश्याम तो पढ़े नहीं थे, तो उन्होंने अपनी चिट्ठी कैसे लिखी? तब उसकी माँ ने बताया, घनश्याम तो बहुत पढ़ा लिखा था। कौन तुमसे बोला कि घनश्याम पढ़ा नहीं लिखा नहीं है? शायद तुम्हें पता नहीं है कि घनश्याम तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लिया है, लेकिन किसी कारणवश घनश्याम अपना नौकरी छोड़ दिया। अब तो मुझे और भी घुटन और तकलीफ़ होने लगी कि यह सारा चीज़ मेरे ही कारण हुआ है। तब मैं दौड़ के उस लिफाफे को खोली और जब मैं उस लिफाफे को खोली तो मेरे तो पाँव ज़मीन गए। इस लिफाफे में लिखा था कि देख, तुम काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी पढ़ी लिखी हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लिया था और मैं अपने जॉब पर जाने ही वाला था तो ही मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे पिताजी उस समय खेत में थे। मेरे पिताजी इस खेत में और मेरे पैरों और मेरे जांघों पे अपने प्राण को निकाल दिया और मुझे मेरे पिताजी ने वचन लिया कि बेटा, तुम शहर चले जाओगे तो हमारे घर के खेती बाड़ी कौन देखेगा? यह धरती माँ है, हमारी बिक जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। मैं इतना धरती माँ को इतना बनाया हूँ और मैं नहीं चाहता कि यह धरती माँ हमारी बिकी और तुम इसी जीवन में अपना खेती बाड़ी करना। और मेरे पापा ने मुझसे ये वादा लिया कि इस धरती को कभी बंजर नहीं होने देना और तुम खेती बाड़ी करना। मैंने अपने पापा को वचन दिया था, हर चीज़ बताना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आप दूसरों से प्यार करती थी। उसी दिन से मेरा दिल 100 टुकड़ों में रोज़ टूट रहा था। आप अपने प्यार से बातें करने लगी थी और वह भी मेरे सामने, मेरे फ़ोन से। तो आप खुद सोचिए कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। इस समय मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर हो चुका है और वह भी कैंसर ऐसा हुआ है कि मेरा जान लेने वाला था। मैंने यह बात घर में किसी को नहीं बताई थी कि मुझे कैंसर हुआ है। अब आप आज़ाद हैं, आपको जहाँ जाना है, जिससे शादी करना है, आप कर सकती हैं। उस एक रात में आपने मेरे साथ जो भी प्यार किया वह आपने अपनी मर्ज़ी से किया, मेरी मर्ज़ी से आपने कुछ नहीं किया और मैं तो समझ गया था कि मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए मैंने आपकी मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी शामिल कर लिया। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। इतना पढ़ने के बाद तो मैं समझ गई कि यह सारी चीज़ों की जड़ मैं थी। मुझे जितना
अपने पढ़ाई और खूबसूरती का घमंड था, उतना ही भगवान ने मेरी परीक्षा ली और उतना ही भगवान ने मुझे दंड दिया। और दंड तो ऐसा दिया मेरे पापों का कि अब मैं कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकती थी। तभी मैंने एक शपथ ली कि मैं कभी अब शादी नहीं करूँगी। 1 से 2 महीने जो ही बीते तो ही मेरी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। डॉक्टर को सासू माँ ने बुलाया तो डॉक्टर ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी वही प्यार की निशानी आज मेरे पेट में पल रही थी। मैं वही प्यार की निशानी के दम पर और अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लेने की शपथ ले ली। और मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर सभी लोग बोल रहे थे कि तुम शादी कर लो, लेकिन मैंने तय किया कि अब मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने इतने समय में 9 महीने बाद एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जो कि बिल्कुल अपने पापा घनश्याम पे गया था जैसे ही लग रहा था। मैंने अपने बेटे को पालन पोषण शुरू कर दिया, उसी में मैं रम गई। अब मुझे दूसरी शादी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे समझ आ गया कि कभी भी कैसा भी पति हो, अपने पति का कभी भी बहिष्कार नहीं करना चाहिए, उसको अपने भगवान से भी ऊपर दर्जा देना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।